नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे अभी जो जुलाई माह में परीक्षाएं हुई हैं अवसर ऐप पर, उन्हीं परीक्षाओं की आज हम दोहराई करेंगे। क्योंकि इन परीक्षाओं में जो अवसर ऐप पर प्रश्न आए हैं वो MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे और वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की दोहराई करेंगे और उन प्रश्नों को अगर हम कॉपी पर लिख भी लेंगे तो वो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो अवसर ऐप पर हमारी परीक्षा हुई है कक्षा 9 हिंदी का प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9 का जो पेपर है। मैंने ये सभी क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसके साथ ही जो ऑप्शन आए थे वो भी लिखे हैं और इसके उत्तर भी लिखे हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा, दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। इसमें पाठ की विधा पूछी गई थी। ऑप्शन है कविता, निबंध, एकांकी या फिर कहानी। जब मैंने आपको पाठ समझाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो ये पाठ है ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका उत्तर होगा हमारा कहानी। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, लहासा की ओर पाठ में लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया। तो इसका ऑप्शन है तिब्बत जाने पर, विवाह करने पर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर या फिर चीन जाने पर। जब मैंने आपको पाठ का सार बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब लेखक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तभी इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था। तो इसका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है, दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है। ये कौन से पाठ से लिया गया है। ये दो बैलों की कथा पाठ है उससे लिया गया है। इसके ऑप्शन है अनुशासन, विद्रोह, दया या घृणा। ये दीवार बैलों ने तब तोड़ी थी जब उनको कांजी होंस में बंद किया हुआ था। तो ये विद्रोह की भावना थी, अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह करना, उस भावना से उन्होंने दीवार को तोड़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा दीवार को तोड़ने की जो भावना थी उसका विद्रोह भावना के अंतर्गत दीवार को तोड़ा गया था। प्रश्न 4 है, लहासा किस देश में स्थित है, पाठ के आधार पर बताइए। चीन, बर्मा, भारत या फिर तिब्बत। पाठ में ही मैंने आपको बताया था तिब्बत यात्रा के दौरान जब गए थे लेखक तो ये उन्होंने लिखा था। तो इसका उत्तर आएगा तिब्बत। तो लहासा जो देश है, लहासा देश के जो तिब्बत वाले भाग में वहाँ पर स्थित है। इसके साथ ही अगला प्रश्न होगा, प्रश्न 5 है, हीरा और मोती बैलों के स्वामी का नाम क्या था। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इसके ऑप्शन देखिए आप, किशन, झूरी, होरी या रामेश्वर। तो पाठ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। हीरा और मोती जो बैल थे उनके मालिक का नाम झूरी था। तो इसका उत्तर आएगा झूरी। प्रश्न 6 है, कबीरदास कहाँ के रहने वाले थे। कबीरदास की जो साखी और शब्द है उससे ये उनके जीवन परिचय से लिया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं लखनऊ, काशी, मेरठ या प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर होगा काशी। काशी में लहर तारा नामक तालाब बताया गया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, काशी। इसी प्रकार प्रश्न 7 है, गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी। जो गया की बेटी थी वो बैलों को रोटी देती थी ना, तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि उसको बैलों के प्रति सहानुभूति क्यों थी। तो ऑप्शन देखिए, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती थी, उसे दोनों बैल सुंदर लगते थे या फिर वह उन्हें भूखा नहीं देख सकती थी। पाठ में आपको मैंने बताया था कि जो गया की पत्नी उसकी सौतेली माता थी और वो बच्ची के साथ मारपीट करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो वो भी दुखी थी और बैल भी दुखी थी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, सौतेली माँ मारती थी। इसी प्रकार प्रश्न 8 होगा, तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथ में है, पाठ के आधार पर बताइए।
जब तिब्बत यात्रा पर गए थे लेखक तो उसी दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया था। ऑप्शन है राजाओं के, मठों के, भिक्षुओं के या किसानों के। तो जो तिब्बत में जागीर है उनका बहुत बड़ा भाग मठों के अधीन है। जो बौद्ध धर्म के भिक्षु है वो उनकी देखरेख करते हैं, तो उनको भी एक छोटा मोटा राजा के बराबर ही माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मठों के। इसी प्रकार प्रश्न 9 है, राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 10 है, कबीरदास किस प्रेमी की बात करते हैं? कबीरदास का एक दोहा था ना, प्रेमी से प्रेमी मिला सब अमृत, सब विष अमृत हुई, वही बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन था परमात्मा, साधारण मनुष्य, गहरे मित्र या धोखेबाज प्रेमी। तो यहाँ पर प्रेमी की बात हो रही है परमात्मा से, कि जो परमात्मा को सच्चे अर्थों में जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। प्रश्न 11 है, कबीरदास के अनुसार किसकी आंधी आई? ऑप्शन है धूल की, सुगंधित पवन की, रेत की या फिर ज्ञान की। सीधा है, जब दोहा शुरू होता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, अर्थात जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान की आंधी। प्रश्न 12 है, किस साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है? सच्चे साधक के लिए, पाखंडी साधक के लिए, भीख मांगने वाले के लिए या निर्गुण साधक के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चे साधक के लिए। कबीरदास जी ने अपने पदों में कहा था कि जो सच्चा साधक होता है उसके लिए काबा काशी और राम रहीम दोनों एक ही हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। तो इसका उत्तर होगा सच्चे साधक के लिए। प्रश्न 13 है, तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो उसमें बिल्कुल साफ बताया है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी। प्रश्न 14 होगा, प्रश्न नंबर 14, खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? ये 2 बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, जेल में, अपने घर में, कांजी हाउस में या थाने में। पाठ में बताया था जब वो मटर के खेत में पकड़े गए थे, खेत के मालिकों ने उनको पकड़ लिया था और वहाँ से ले जाकर कांजी हाउस में बंद करवा दिया था। तो इसका सही उत्तर आएगा कांजी हाउस में। प्रश्न 15 है, कबीरदास को मस्त मौला किस विद्वान ने कहा है? तो ये ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। कबीरदास जी का जीवन परिचय जब हम कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको मस्त मौला कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 16 है, गै किस वर्ग का व्यंजन है? क्वेश्चन पढ़िए, जो गै व्यंजन दिया हुआ है इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन देखिए, कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग या चवर्ग। तो हमें ये बताना है कि जो गै है ये किस वर्ग में आता है। अब इसका देखिए उत्तर होगा कवर्ग। आप बोलकर देखिए, कै, खे, गे, घेड़। तो जो गै है किस वर्ग में आ रहा है? कै वर्ग में। तो इसका सही उत्तर होगा कवर्ग। प्रश्न 17 है, अंग और आह किस प्रकार के वर्ण हैं? स्वर, व्यंजन, अनुनासिक या अयोगवाह। जब हमने वर्ण प्रकरण किया था तब मैंने आपको समझाया था कि जो अंग और आह है वो ना तो स्वर में माने जाते हैं
और ना ही उनको व्यंजन में शामिल किया जाता है, बल्कि इनको अयोगवाह में शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अयोगवाह। प्रश्न 18 है, धूल भागी घाघरा उठाई में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अब इसको देखिए, ऑप्शन है मानवीकरण, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। आप स्पष्ट देखिए, यहाँ बताया गया कि धूल घाघरा उठाकर भागी जा रही है, अर्थात धूल को एक महिला की तरह बताया गया है। यानी कि मैंने आपको समझाया था, जब कोई प्रकृति या जड़ वस्तुओं को किसी मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 19 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक। बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, तरनी, तैन, तनुजा, तय, तट, तमाल, तरुवर, इन सब में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न 20 है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? 13, 40, 33 या फिर 50? बहुत ही आसान, कुल 33 व्यंजन होते हैं। स्वर अलग है और व्यंजन अलग होते हैं। तो यहाँ बात व्यंजनों की हो रही है, तो इसके कुल 33 व्यंजन होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 33। तो बच्चे, ये तो थे 9वीं कक्षा के जो अवसर ऐप पर परीक्षा हुई थी हिंदी की, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूँ आपको इनके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको अगर आप कॉपी पर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही प्रश्न आगे आपके वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।